हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एंड मार्केट में हलचल हो रही है और मैंने सोचा आपको अपडेट करता चलूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्योंकि क्या होता है, देखिए, मैंने हमेशा बोला हुआ है कि अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में बताता हूँ और आप उस स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं और मैं सेकंड अपडेट है, थर्ड अपडेट है, अभी नहीं है, थोड़े टाइम के बाद है, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको नुकसान होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई भी जैसे अडानी स्टॉक को ले लेते हैं कि आपने बोला अरे अडानी स्टॉक में क्या बुरा होगा, ब्रांड है, काम अच्छा है, बट ये हिंडनबर्ग की वजह से आप देख सकते हैं क्या हुआ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैंने आपको बता दिया कि आपको अपडेट मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉर अपडेट के बारे में। देखिए, मुझे आजकल ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस रखना भी ज़रूरी है। एंड वाइस वर्सा है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अफेक्ट करती है। जैसे कि ऑयल प्राइजेस हो गए या किसी कंट्री पे वॉर हो गया, तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो ही जाता है। जब इसराइल ने वॉर के लिए बोला था, तो उस टाइम पे इसराइल का जो स्टॉक मार्केट था सेम डे 7% गिर गया। तो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है या कंपनी में क्या हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो रीसेंट अपडेट आई थी, हम तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा था, सबको पता था कि इज़राइल जो है वो हमास से लड़ रहा है, प्रॉब्ली पैलेस्तीन के अंदर लड़ रहा है या पैलेस्तीन के अंदर काफ़ी अटैक कर रहा है, सिविलियन एरियाज को भी अटैक कर रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स वॉर क्राइम है, बिकॉज यू कैन नॉट अटैक सिविलियंस। आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑल्दो हमास से कोई ये बोल नहीं सकता, ठीक है, हमास से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं इसराइल को बोल सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट इट्स अ कंट्री एंड दे हैव ईयर्स टू हियर यू। बट अगर आप ये सेम चीज़ हमास को बोल सकते हैं जो हमास ने किया, बट नेवरदलेस की लेट्स कीप दैट असाइड, दैट इज समथिंग विच इज़ पॉलिटिकल। We cannot comment on that because we look into economical part. तो कहने की बात ये थी कि ये जो चल रहा था, अभी ये सुनने को आया है कि चाइना की 4 से 5 शिप्स उस तरफ है, मेडिटेरेनियन एंड गल्फ की तरफ है। एंड जिसकी वजह से यूएस ने अपना एक और वॉरशिप भेज दिया है। बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसने वो भी भेज दिया है। अभी चाइना ये कह रहा है कि हमारा जो एक ड्रिल चल रहा था वो मई और जून से चल रहा था इस साल से, तो उसकी वजह से हमारी शिप वहाँ पे थी। ऐसा नहीं है कि इस वॉर की वजह से। सो हाउएवर जो भी है, आई थिंक यूएस को इस टाइम पे चाइना टक्कर दे सकता है, क्योंकि इट इज़ नाउ एन इकोनॉमिक पावर। उसकी भी 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। चाइना यूएसए करीब 7 से 8 ट्रिलियन पीछे है, ज़्यादा नहीं है। सो ऑफ कोर्स वो अपने आप को कम नहीं समझते हैं, बट वो खुल के नहीं आते हैं। कभी भी आप देखिए चाइनीज़ खुल के वॉर पे नहीं आते, लाइक रशियंस बात करते हैं, जैसे जैसे फ्रेंच बात करते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड इट इज़ बेसिकली ये बात भी चल रही है कि कहीं ना कहीं चाइना जो ये जितनी वॉर है उसको फंड भी कर रहा है, प्रॉब्ली रशिया को भी फंड कर रहा है, एंड इस तरफ से शायद हमास को भी फंड कर रहा है। दैट इज़ हाउ बेसिकली द टॉक्स आर। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बट हाँ, चाइना का जो वॉरशिप्स हैं वो हैं अभी वहाँ पे, बट दे आर डिनाइंग दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वॉर। और अभी यहाँ पे जो ईरान है, जिसका सब पूरे सारे स्टॉक मार्केट को ईरान का डर है, और ईरान खुद यहाँ पे धमकियाँ दिए जा रहा है कि अगर इज़राइल ने अपने सोल्जर्स को भेजा, प्रॉब्ली जो अभी वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, बट अगर ग्राउंड स्ट्राइक हुआ तो हम नहीं चुप बैठेंगे, एंड ऐसा न वैसा। एंड जिसकी वजह से यूएस भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, अपने वॉरशिप्स भेज दिए, ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें सोल्जर्स को भी भेजा है, और काफ़ी वेपन्स भी दिए हैं जिसकी वजह से।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर लंबी चलने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे 1500 से 2000 इज़राइलीज़ मरे हैं। एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड दे आर वेरी सेंसिबल अबाउट देयर सिटीजन्स। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट जो वॉर हुई थी, या वॉर नहीं, बेसिकली जो लड़ाई हुई थी, नॉट बिटवीन द कंट्रीज बट जैसे हमास है वैसे एक हिजबुल्ला है विच इज़ इन लेबनन साइड, और उसने बेसिक लास्ट टाइम दो जूस जो इजरायलीज हैं उनको मारा था। एंड वो वॉर चली थी लगभग लगभग 1 साल। ठीक है, वो जो काउंटर स्ट्राइक था जो इसराइल ने किया, दैट वेंट अप टू 1 ईयर। तो आप समझ लीजिए कि वो दो इसराइलीज का बदला ले रहे थे। यहाँ पे 1500 से 2000 इसराइलीज है। एंड ऑफकोर्स ये भी कहा जा रहा है कि जो पैलेस्टीन है उसके अंदर जो पैलेस्टीन बेसिकली दिल्ली का 1/4 है, और दिल्ली का जो मेट्रो ट्रैक है वो कहते हैं कि 300 से 350 किलोमीटर का है। एंड जो हमास है उसने जो अंडरग्राउंड टनल्स है पैलेस्टीन में, जो 1/4 है दिल्ली का, उसमें करीब 400 से 450 किलोमीटर का टनल डाला हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि उसको कॉन्कर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। एंड दे आर सेइंग दे हैव टू फिनिश एवरी हमास सोल्जर। तो आप समझिए कि कितना टाइम लगने वाला है उस टनल के अंदर जाके चेक करना। और ये टनल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप देखेंगे वियतनाम वॉर में यूएस इस टनल की वजह से हारा था, बिकॉज वो टनल ऐसे होते हैं कि इतने छोटे छोटे होते हैं। कहीं किसी टनल में वो लोग सांप रहते हैं बहुत सारे, किसी टनल में पानी रहता है, किसी टनल में कीचड़ रहता है, किसी टनल में वो खुद रहते हैं। जैसे एक सोल्जर आता है वहीं उसको वहीं पे मार देते हैं, देन दे फॉलो अप विद अदर सोल्जर्स ऑल्सो। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। जो हिजबुल्ला के साथ जो वॉर थी वो 1 साल चली थी। तो ये तो वो हिजबुल्ला ने तो इतना सब प्रिपरेशन भी नहीं की थी एंड इतनी बैकिंग भी नहीं थी जहाँ पे हमास को है। So I think it is going to go like Russia. It is going to be a daily conversation, and धीरे धीरे वो चीज़ें पीछे हट जाएंगी। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अभी तक तो चीज़ें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक इसका आपको इंडिकेशन मिल जाएगा क्रूड ऑयल पे, कि अगर वॉर डिक्लेरेशन होता है ईरान की तरफ से तो क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा। और अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाता है बिना वॉर डिक्लेरेशन के, तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ बड़ा डिक्लेरेशन या कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, जिसकी वजह से ये ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। बट हमें नहीं पता है, बट उन लोगों को पता है, या उन लोगों को पता चल गया है, देव गॉट गुड बिग फंड्स, एंड जिन्होंने ऑलरेडी जब क्रूड ऑयल बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, और बाद में हमें पता चलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर क्रूड ऑयल सैटरडे को बढ़ता है और या तो फिर मार्केट गिर जाता है, देन वी नो कि कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। जैसे कि पिछले वीक हुई थी, जब क्रूड ऑयल नीचे गिरा तो मंडे को मार्केट, सॉरी, क्रूड ऑयल ऊपर बढ़ा तो मंडे को मार्केट गिर गया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो हमें वॉर पे क्लोज नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी इसलिए अभी सिचुएशन क्रिटिकल है, बिकॉज आई थिंक इन 1 और 2 वीक्स और प्रॉब्ली 4 वीक्स वील अंडरस्टैंड कि कौन कौन इसके अंदर कूद रहा है। देखिए, अगर ये वॉर थोड़ा लंबा चल गया तो आई डोंट थिंक सो कोई कूदेगा इसके अंदर, बट वी हैव टू सी इन दीज 2 to 4 वीक्स, दीज वीक्स आर वेरी क्रिटिकल। ओके, दूसरी चीज़ है कि कनाडा इंडिया का अफेयर जो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा अभी वापस से ऊपर आ रहा है। इंडिया ने तो पहले ही, जब आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है, कि जब जस्टिन ट्रूडो ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ कनाडा, उन्होंने जब ये एलिगेशंस लगाए इंडिया पे, तो इंडिया ने आप जब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि इनका जो ये कमेंट है ये अपसर्ड है, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर पैरिटी बिटवीन द डिप्लोमेट्स। पैरिटी का मतलब ये है कि अगर हमारे 2 हैं तो आपके भी 2 होने चाहिए। ठीक है, तो एंड देन दे हैड गिवन अ नोटिस कि आपको इतनी डेट तक होना है, एंड आई थिंक वो दैट वाज 2020 समथिंग अक्टूबर। एंड फिर बाद में जब उन्होंने हटाया, इनको बड़ी तकलीफ हुई। इनको तकलीफ क्यों हुई? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि कनाडा इज़ अ रिच कंट्री, एंड अगर हम अपने
संबंध खराब करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हुआ। देखिए, हम लोग जितने स्टूडेंट्स भेजते थे उनकी इकोनॉमी में या प्रॉब्ली वहाँ पे पढ़ने के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स 40% थे ऑफ द एंटायर लॉट जो जाता था। एंड ये जो लॉट है ये कितना कंट्रीब्यूट करते थे, अराउंड 63,000 क्रोर्स। तो ये कितना होता है, अराउंड $10 बिलियन एवरी ईयर। अभी आप देखिए कनाडा जो एड देता था यूक्रेन को, एंड दे यूज्ड टू से दैट इट्स अ वेरी बिग एड, वो $10 बिलियन था। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू द इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन, अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट जो इतने पागलों की तरह बढ़ रहा है, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर इट। तो एंड ये जो ब्लो है, जहाँ पे उन्होंने अब क्या किया है, अपने डिप्लोमेट्स निकाले हैं, जो 4-5 एम्बेसी थी या 4-5 उनके आउटलुक्स थे, उनको हटा के सिर्फ एक रखा है विच इज़ इन दिल्ली। एंड अभी मिस्टर जयशंकर ने जो चीज़ बताई है, बेसिकली उन्होंने ये क्यों किया है, बिकॉज ये कह रहे थे कि इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में भी घुसे हुए थे या इंटरफेयर कर रहे थे, विच आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इट इज़ करेक्ट। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, जनरली वो हमेशा हमारे इंटरनल अफेयर्स पे कमेंट करते थे। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई नो इसकी मैंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस एंड रिसर्च करी है, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। मेरे को आपको एक मोटा मोटा चीज़ बताना है कि अभी जैसे ही इन्होंने डिप्लोमेट्स निकाले, देन दे जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि इंडिया ने वियना उनका हमारा सारे एक मीटिंग थी, जिसमें इन्होंने एक सेम पेज पे आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एंड वियना कन्वेंशन में बोला कि वियना कन्वेंशन का वायलेशन है लॉस के, एंड हम लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वी सीक फॉर पैरिटी। एंड जयशंकर जी ने बोला कि आप चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने आपको प्रॉपर नोटिस भी दिया था, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी थिंक दैट so many diplomats, few diplomats were indulging in our political affairs, internal affairs, and that is the reason we asked them to leave. So I don't think so कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ ये छोटा मोटा चलते रहेगा जब तक जस्टिन है, बिकॉज उनके जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो बैकिंग है, जो मेजॉरिटी एमपीज या मेंबर्स हैं, वो दे कम फ्रॉम a party which is backed or led by जगमीत, जो कि कहते हैं कि खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट करते हैं। सो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जो कनाडा है उनके डिप्लोमेट्स आर वेरी इमेच्योर एंड दे आर डीलिंग विथ मेच्योर डिप्लोमेट्स यार। जो पाकिस्तान के साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइना के साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती है, कनाडा के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। यूएस जो है वो उनके पीछे आता है, यूएस कभी भी कुछ होता है तो यूएस हैंडल करता है। उन्होंने किसी के साथ अब डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्शन किए ही नहीं है। सो इंडिया यार उनका बाप है इन टर्म्स ऑफ, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ उनका बाप है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक सिचुएशन हैंडलिंग। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक इंडिया स्टैंड इज़ वेरी क्लियर। एंड एनीवेज कोई ट्रेड ज़्यादा होती नहीं थी, एंड वी यूज्ड टू सेंड लॉट ऑफ मनी टू देम। एंड नाउ यार ऊपर से इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, एंड उनके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है। एंड आई थिंक कनाडा इज़ डन एंड डस्टेड। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे चले गए हैं। आई थिंक वहाँ पे आपको इंडियंस ज़्यादा दिखेंगे देन फॉरनर्स और प्रॉब्ली द लोकल्स देयर। बट इट वॉज अ गुड प्लेस टू बी। बट अगर ऐसी सिचुएशन है देन ऑफकोर्स देर मैनी अदर प्लेसेस। अभी मोदी जी जब पेरिस गए थे तो उन्होंने 5 years पोस्ट स्टडी वीज़ा शुरू करवाया था। तो आई थिंक द मैनी अदर वेन्यूज दैट द स्टूडेंट्स कैन लुक फॉर। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट हैज़ फॉलन, एंड कह रहे हैं दे फॉलन बिकॉज जो बॉन्ड मार्केट है वो 15 साल में सबसे ऊपर है।
विच इज़ अराउंड 5%। तो लोग बोल रहे हैं यार क्यों स्टॉक मार्केट में पैसे डालें, इससे अच्छा सेफ बॉन्ड मार्केट में डाल देते हैं। एंड दैट इज़ वाई द मार्केट हैज़ फॉलन। दैट इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग। आप किसी की भी बात सुने, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो चीज़ पिछले 1-1.5 साल से हो ही रही थी ना, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई झटका आता है, वो बिना बताए ही आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छा ठीक है, लेट्स आई गिव एन एग्जांपल। अभी इसका क्या हो रहा है, जो वॉर हो रही है इजराइल, वी वर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, बट मार्केट नहीं गिरा। अभी आगे जाके गिरेगा तो फिर आप बोलेंगे अरे इसकी वजह से हुआ। सी, जो सिचुएशन होती है, जो सिचुएशन है, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट गिरेगा। अब वो कब गिरेगा दैट डिपेंड्स, बिकॉज जो गिरने का मतलब क्या है, लोग अपना पैसा निकालते हैं। कौन निकालता है? रिटेल। जब रिटेल इन्वेस्टर निकालेगा, अगर मैं निकालूंगा, अकेला निकालूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो पैसा निकाला है, ये बड़े इंस्टीट्यूशन निकालते हैं, वो एक साथ बड़ा फंड निकालते हैं, दे विल नॉट लेट यू नो कि मार्केट गिरने वाला है। अगर इमेजिन कीजिए इजराइल वॉर में सारे रिटेलर्स पैसे निकालने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फंड, जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो पैसे निकालते हैं या निकाल पाते हैं? तो वो नहीं निकाल पाते। सो दे विल मेक श्योर कि सिचुएशन जब हमें नॉर्मल लगे उस टाइम पे वो पैसे निकालेंगे। तो आपको हमेशा ही समझना चाहिए ये बात। इंडियन मार्केट्स आई थिंक इसकी वजह से ही गिरे कि यूएस मार्केट गिर रहे हैं, बिकॉज बट आप अगर देखें तो इतना नहीं गिर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी तो वो बढ़ेंगे, बिकॉज दे वांट टू गो अप। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि अनसर्टेनिटीज़ हो रही हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं, दैन दे हैड टू फॉल। बिकॉज आप ये देखिए कि इतना सब होने के बाद भी मार्केट नहीं गिर रहे हैं, तो कुछ तो है, कहीं तो स्ट्रेंथ है मार्केट में। स्ट्रेंथ का मतलब और कुछ नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा डाल के बचा रखा है। आई थिंक कल का एक ऐसा दिन था, मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट ऊपर होता है तो आपके पास 100 रुपये है तो 20, 25, 30 रुपये लगाइए, बाकी बचाइए, मार्केट जब गिरेगा तब डालिए। तो ये कल का टाइम था, आपको पैसे डालने चाहिए थे। अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर आपने कल पैसे बनाए। देखिए पैसा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा नहीं बनाता, जब मार्केट गिरा रहता है तब आप इन्वेस्ट करते हैं, तभी भी आप पैसा बनाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न जो गिरने का था, ऑफकोर्स बॉन्ड डील था, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी इन द वॉर है, एंड आगे गिरेगा नहीं गिरेगा, आई थिंक ऐसे झटके और आएंगे। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, दैट इज़ अपॉन यू, बट क्वालिटी स्टॉक लीजिए। एंड जब भी आप स्टॉक ले रहे हैं तो क्वालिटी देखिए, कौन से प्राइस पे आप खरीद रहे हैं। प्राइस के कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको 5,000 का स्टॉक है तो महंगा लग रहा है, 50 रुपये का स्टॉक है तो सस्ता लग रहा है, नहीं। आप ओवरऑल उसको देखिए कि वो अभी एट द मोमेंट अपने स्टेज पे महंगा है कि सस्ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सेब, अगर केले के प्राइस पे तो मिलेगा नहीं, बट केला अगर सेब के प्राइस पे मिल रहा है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू हैव टू सी द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ओके, अभी पैसा कहाँ लगाएं, कौन से स्टॉक में लगाएं, उसका बहुत बहुत सिंपल सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, और एफएमसीजीज के जो रिजल्ट हैं वो नीचे आ रहे हैं, कमज़ोर आ रहे हैं। तो वो आपको क्या बता रहा है? वो बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा है कि अभी जितने भी कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स होंगे वो अच्छा नहीं करेंगे। कौन अच्छा करेगा? जहाँ पे भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि पैसे गवर्नमेंट के पास है एट दी एंड। जीएसटी कलेक्शन इतना अच्छा है, टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा है, तो पैसे तो गवर्नमेंट के पास है, एंड वो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेर एवर दे आर इन्वेस्टिंग। आई डोंट वांट टू नेम अ पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि रेलवेज भी है, डिफेंस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो यू हैव टू चेक वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। बट आई थिंक कि अभी के मामले में देखिए, मेरा तो जो फोकस रहता है, मेरा जो विजन है वो तो लॉन्ग टर्म है। सो मेरा जो स्टॉक का कोई भी डिसीजन है वो ये छोटा मोटा या प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं कर सकती। बट इन केस अगर आप देख रहे हैं कि कहाँ लगाएं पैसा फॉर नेक्स्ट 6 months और अ ईयर और 2 year, फॉर मी इट इज़ स्टिल pretty short term। बट अगर आपको लगाना है तो आई थिंक यू शुड लुक फॉर स्टॉक्स वेयर गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग।
ये मैंने डिसीजन तभी लिया या तभी सोचा जब मैंने एफएमसीजी जैसे डीमार्ट हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इनके जब मैंने रिजल्ट्स देखे तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आई थिंक यू शुड। नहीं तो पहले जब चीज़ें बात हो रही थी तो मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, चलता है, बट आफ्टर सीइंग जीएसटी एंड टैक्स कलेक्शन एंड देन रिजल्ट ऑफ एफएमसीजी, यू शुड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स। बट हाँ, अपनी प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। ऊपर से अभी कोटक का एक न्यूज़ आई कि कोटक के जो मैनेजमेंट में उदय कोटक जी जो गए थे, उनके बदले अभी मिस्टर वासवानी, अशोक वासवानी जी को लिया गया है। लोग सोच रहे थे कि कोई इंटरनल होगा, बट ड्यू टू सम आई थिंक डिसीजंस फ्रॉम आरबीआई एंड मैनेजमेंट, ही इज़ कम फ्रॉम आउटसाइड। पहले वो यूके में थे, अभी तो अभी लोग बोल रहे हैं कि यार हाउ वुड ही नो इंडियन सिचुएशंस। लोग बोल रहे हैं कि अरे कैसे चलेगा, क्या होगा। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज आप देखें यूके या यूरोप या यूएस इज ऑलरेडी अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो ही विल कम अप विथ गुड कनेक्शंस फ्रॉम अब्रॉड। ऑल्सो जो टेक्नोलॉजी वाइज हमें एडवांसमेंट मिलेगी, आई थिंक वो अच्छा होगा। एंड हमें ये चीज़ आई थिंक एक या दो क्वार्टर में नहीं, बट उसके बाद पता चलेगी। एंड आई थिंक ये बैंक इतना बड़ा है कि कोई आए कोई जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नाउ अ बिग मशीन जो अपने आप चल रही है। ठीक है, हाँ, रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट मेरे को नहीं लगता स्टॉक ऊपर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड अभी आप देखिए उसमें कोटक बैंक क्या करेगा अभी। वो ही इज़ डन एवरीथिंग, इट हैज़ डन एवरीथिंग विच इट कुड, बट अभी स्टॉक नहीं बढ़ेगा, वो कंपनी का कोई लुकआउट नहीं है। दैट इज़ समथिंग दैट वी इन्वेस्टर्स एंड पीपल इन द स्टॉक मार्केट हैज़ टू लुक फॉर। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंपनी अगर अच्छा कर रही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है स्टॉक मार्केट में। और प्राइस तो इट टोटली इज़, कोई भी नहीं बता सकता कि प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कोई भी आप पकड़ लो। तो अगर आप कोई आपको बताए अरे इसकी वजह से प्राइस ऊपर चला जाएगा भी या नहीं जाएगा या गिरेगा, झूठ बोल रहे हैं, प्लीज़ उसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एक और न्यूज़ थी कि रिलायंस और डिज्नी के बीच में डील हो रही है डिज्नी स्टार को लेके करीब $10 बिलियन की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट बताता है कि पैसा ब्रांड क्या कर सकता है। ठीक है, आप आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ कि लोग कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अरे अच्छा नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं है, अरे फर्स्ट टाइम मार्केट में है, हाउ कैन यू कंपेयर देम विद बजाज फाइनेंस। सी देयर इज़ नो पॉइंट कंपेयरिंग देम विद बजाज फाइनेंस, ऑफ कोर्स। मैं हमेशा इस चीज़ को लेके कोहली और बाबर का एग्जांपल देता हूँ कि कोहली ने काफ़ी मैचेस खेले हैं, काफ़ी सिचुएशन में खेले हैं, एंड ही इज़ प्रूव्ड। बाबर ने तो अभी शुरू भी नहीं किया हमारे हिसाब से। हाँ ठीक है, ही इज़ गॉट रिकॉर्ड्स, बट नॉट अगेंस्ट गुड कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। तो जियो हैज़ टू प्रूव इट सेल्फ। बट अगर आप महिंद्रा फाइनेंस, अगर आपने सुना है महिंद्रा फाइनेंस, अगर आप उसको जाके देखें, जो मार्केट में प्रोमिनेंट भी नहीं है, उसने भी अगर आपको 10 20 15 साल में अगर 10 गुना रिटर्न दे दिया है, जो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो आप देखिए ना, जब मैनेजमेंट इतना अच्छा है, नाम इतना अच्छा है, फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, एंड दे हैव गुड रीच। आप खाली एक एग्जांपल ले लीजिए कि रिटेल, अपने सारे रिटेल शॉप में उसने जियो को डाल दिया, तो वहीं से उसकी शुरुआत कितनी अच्छी हो जाएगी। सो आई डोंट टू, देखिए ये जितने भी मैं एग्जांपल सब बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए और फाइनेंस, ऑफ कोर्स अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बात कीजिए। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल एडवाइजर्स विल नॉट लेट यू गेट रिच। उसके भी अपने मेरे रीजंस हैं, बट हाँ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। आप हमेशा ये सोच के इन्वेस्ट कीजिए कि अगर कल मार्केट 50% और नीचे गिर जाता है, 50%,
ठीक है, कोविड के टाइम पे अराउंड 20-25% नीचे गिरा था, बट अगर कल मार्केट 50% नीचे गिर जाता है, तो क्या आप अपना स्टॉक रखेंगे? क्या आपको खुशी होगी कि मार्केट नीचे गिरा है और मैं और ले लूँ, या आपको डर लगेगा? अगर आपको डर लगेगा तो 100% आई एम श्योर दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टॉक। अगर आप खुश होते हैं कि अरे मार्केट नीचे गिर गया है, अब पैसे लगा लेते हैं, देन आई थिंक यू हैव डन योर होमवर्क एंड आपको आपके स्टॉक पे भरोसा है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम दैट। बट everything depends upon how much you trust your stock, and उस ट्रस्ट के पीछे बहुत बड़ा बहुत सारा होमवर्क है। एंड अगर आप मेरा चैनल ऐसे देखते रहेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, चीज़ों को पता कैसे करना है, किस व्यू से देखना है चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल देखते रहिए एंड फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।